वेलकम टू बैंकिंग कुंभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में। जो भी व्यक्ति पैसा कमाता है उनको टैक्स पेड करना पड़ता है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स का भय हर किसके मन में बैठा होता है। लेकिन इस जो न्यू इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में हम सारे सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स स्लैब कितना है, टैक्स रिबेट क्या क्या मिलेगा, सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरचार्ज कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, सेक्शन 89 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम जो इनकम कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें क्या क्या एग्जम्पशंस मिलेंगे, क्या क्या डिडक्शंस मिलेंगे, जिससे हमें कम से कम टैक्स पेड करना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो इनकम क्या होती है दोस्तों, कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप सैलरी के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, रेंट के माध्यम से जो भी पैसा कमाते हैं वो आपकी इनकम होती है। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स इज ए परसेंटेज ऑफ योर इनकम दैट यू हैव टू पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको जो है आपके इनकम से कुछ प्रतिशत जो अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ती है, उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। जो भी व्यक्ति इंडिया में पैसा कमाएगा तो उनको जो है टैक्स पेड करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से इस फाइनेंशियल शुरुआत होता है, वो जो है अगले 31 मार्च तक होता है। इनकम अर्न ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल। जो भी आप इनकम कमाएंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको जो है टैक्स पेड करना पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स इज असेस्ड और कैलकुलेट इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने टैक्स को असेस किया या कैलकुलेट किया है तो उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। यदि आपने जो इनकम कमाई है 2021-22 में, तो जो आप टैक्स कब पेड करेंगे? 22-23 में। जिस साल आप टैक्स कैलकुलेट या पेड करेंगे उसे हम असेसमेंट कहते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हुए 2021-22 से आपका फाइनेंशियल ईयर है और 22-23 जो है आपका असेसमेंट ईयर है। अब देखते हैं न्यू इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में। न्यू इनकम टैक्स सिस्टम दोस्तों 1 अप्रैल 2022 को लागू हुई है। एक ऑप्शनल टैक्स सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि आप यदि जो टैक्स पेड करते हैं वो न्यू टैक्स इनकम टैक्स सिस्टम से माध्यम से या पुरानी जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है उसके माध्यम से भी आप टैक्स पे करते। ये तो आपके मन पे आपको चूज़ करना है कि न्यू इनकम टैक्स सिस्टम से टैक्स पे करना या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम से। जो न्यू इनकम टैक्स सिस्टम है उसे सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि जो है हर एक एज ग्रुप को, मतलब क्या होता है कि एक टैक्स स्लैब है हर एक एज ग्रुप को। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक 32 साल का व्यक्ति है, यदि उसकी वो जो 5 लाख कमा रहा है तो उसको उतना ही टैक्स लगेगा जितना 65 साल का व्यक्ति यदि 5 लाख कमाता है। दोनों लोग जो है 5 लाख कमा रहे हैं तो टैक्स भी सेम देंगे। रिड्यूस टैक्स रेट एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स सिस्टम। जो टैक्स रेट है न्यू इनकम टैक्स सिस्टम में जो है रिड्यूस किया है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स सिस्टम। दोस्तों, अब टैक्स स्लैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स स्लैब क्या होता है कि जिस इनकम कैटेगरी में आप आते हैं उस इनकम कैटेगरी को जो है आपको कितना टैक्स पेड करना होता है वो दर्शाता है टैक्स स्लैब। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि हर 2.5 लाख पे जो है इनकम स्लैब टैक्स स्लैब जो है चेंज होता है, और जो आपका टैक्स रेट है हर 2.5 लाख पे जो है 5 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। पहले 0, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो आपको याद रखने के लिए जो है आपको क्या याद रखना है?
2.5 लाख तक जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, मतलब वो जीरो हो गया। फिर आप जो है 2.5 लाख के मल्टीपल में चलते रहिए, तो इधर जो है 5 से जो क्या है टैक्स स्लैब आपका बढ़ता चलेगा। अब हम देखते हैं 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 में 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 7,50,000 से जो है जिनकी टैक्स इनकम जो है 7.5 लाख से लेकर 10 लाख है, उनको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। जिनकी इनकम 10 लाख से लेकर 12.5 लाख है, उनको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। जिनकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख तक है, उनको 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। और जिनकी इनकम 15 लाख और उससे ज़्यादा है, उनको जो है 30% जो है टैक्स पेड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत। देखिए दोस्तों, ये जो है टू प्रोवाइड रिबेट टू इंडिविजुअल हुज इनकम लेवल इज़ बिलो द स्पेसिफिक लिमिट। इसमें जो है इंडिविजुअल को 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता है, जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख या 5 लाख से कम होती है। अब हम यहाँ जानेंगे कि नेट टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं। जो भी आपकी टोटल इनकम होगी, उसमें से हम जितने भी आपके डिडक्शन माइनस करते हैं, जो अमाउंट बचती है उसे हम नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम डिस्कस करेंगे, यदि आपकी जो है इनकम जो है 7 लाख रुपए है, टोटल इनकम आपकी 7 लाख है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 यदि माइनस करते तो आपकी इनकम बन जाती है 6.5 लाख। उसके बाद एटीसी के तहत आपको 1.5 लाख का जो है टैक्स वो डिडक्शन मिलता है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 5 लाख। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उसके कम होती है, तो आपको जो है 12,500 सेक्शन 87A के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों सरचार्ज के बारे में। पहले तो समझ लीजिए कि सरचार्ज होता क्या है। सरचार्ज इज ए टैक्स अप्लाइड ऑन द टॉप इनकम टैक्स पेयर ग्रुप होता है। जो टॉप के इनकम टैक्स पेयर ग्रुप होते हैं, उनको सरचार्ज लगता है, जिनकी इनकम लेवल जो है नॉर्मल टैक्स अर्नर से ज़्यादा होती है। देखिए, ये जो टेबल दिया है उसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो होता है, जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम जो होती है 50 लाख के ऊपर है, तो उनको ही जो है सरचार्ज देना होता है। 50 लाख तक जो है किसी भी प्रकार का सरचार्ज है नहीं। सरचार्ज जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला हम बताते हैं। सरचार्ज इक्वल्स टू नेट टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट इनटू सरचार्ज रेट। इस फार्मूले के माध्यम से आप जो है आपका सरचार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, या कितना आपको टैक्स पेड करना है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिनकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, उनको जो है 10% जो है 10% ऑफ इनकम 10% ऑफ इनकम टैक्स 10% इनकम टैक्स के 10% आपको जो है सरचार्ज देना होता है। जिनकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है, नेट टैक्सेबल इनकम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, उनको जो है 15% ऑफ इनकम टैक्स के जो है सरचार्ज देना पड़ता है। जिनकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है, 25% ऑफ इनकम टैक्स इनको सरचार्ज पेड करना पड़ता है। और जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको 37% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज पेड करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ये भी जो है जो टॉप इनकम लेवल ग्रुप में आते हैं उन्हीं को पेड करना पड़ता है। ये जो परसेंटेज होता है 4% ऑफ इनकम टैक्स जो है आपको एजुकेशन और हेल्थ सेस देना पड़ता है। कितना? 4%। हम अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों सेक्शन 89 के बारे में। इसको जो है समझने के लिए हम डिटेल में कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। तो आप जो सैलराइड क्लास है उसने बहुत ही बारीकी से इस टॉपिक को सुन लेना है और समझ लेना है।
You may receive the past dues known as salary arrears in the current financial year and it may increase the income tax you need to pay. सपोज देखिए क्या होता है कि जो सैलरी ग्रुप होते हैं उनका एरियर आता रहता है। तो एरियर क्या होता है कि जो कुछ सालों का ड्यू रहता है वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा मिल जाता है। उससे क्या होता है उस फाइनेंशियल ईयर की आपकी इनकम बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि आपको अचानक से क्या होता है बर्डन आता है कि आपको टैक्स ज़्यादा पेड करना पड़ता है। ठीक, उस बर्डन को रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 89 लाया है। इस सेक्शन के तहत जो है आपको जो भी आप सैलरी एरियर्स के वजह से आपके ऊपर जो बर्डन आता है वो बर्डन जो है रिड्यूस किया जाता है बाय गिविंग टैक्स रिलीफ अंडर द सेक्शन 89 टू सेव यू फ्रॉम द बर्डन ऑफ पेइंग एडिशनल टैक्स ड्यू टू डिले इन रिसीविंग सैलरी एरियर्स द गवर्नमेंट अलाउ एन ऑप्शन कॉल्ड टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89। इसके माध्यम से आपको जो है बर्डन से बचाया जाता है। अब जब आप टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ तरीके की इनकम जो है एक्सक्लूड की जाती है। उसमें कौन से एग्जम्पशंस है वो हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन टू दिव्यांग डिसेबल्ड एम्प्लॉय टू ट्रैवल बिटवीन होम एंड वर्क प्लेस। ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग होती है डिसेबल्ड होते हैं उनको अपने घर से लेके अपने वर्क प्लेस तक जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं वो टोटल इनकम में जोड़े नहीं जाते हैं। उसके बाद जो कन्वीनियंस अलाउंस दिए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को वो भी आपके टोटल इनकम में जोड़ा नहीं जाता है। डेली अलाउंसेस किसी को दिए जाते हैं वो भी आपके टोटल इनकम में जोड़े नहीं जाते हैं। अब हम दोस्तों डिडक्शंस के बारे में दे देंगे। टोटल कुछ हम डिडक्शन की लिस्ट देंगे उसके बारे में देखेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनटू एनपीएस, जो कि एम्प्लॉयर होता है आप जो मतलब जिस संस्था से आपको पैसा मिलता है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन यदि वो एनपीएस को देता है उस कंडीशन में वो जो है आपके इनकम में जोड़ा नहीं जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट और ग्रेच्युटी, जो भी आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं मतलब आप 60 साल की उम्र होने पर आपको ग्रेच्युटी भी मिलती है, 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। तो उस साल यदि आपकी जो है टोटल इनकम यदि 10 लाख है, ग्रेच्युटी आपको 20 लाख मिलती तो इनकम 30 लाख होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो है ग्रेच्युटी डिडक्शन में आती है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो पेंशन का कम्यूटेशन होता है वो भी डिडक्शन के अंदर आता है। लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, देखिए जो आप 240 270 जो है आपको जो आपके पीएल बचे रहते हैं उसका आप जब इनकैशमेंट करते हैं उससे जो पैसा आता है उसको भी जो है रिटायरमेंट के समय, लेकिन ये आम समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिटायरमेंट के समय बात कर रहा हूँ, उस समय जो भी आपको डिडक्शन मिलता है। इंट्रिचमेंट कंपनसेशन ये भी डिडक्शन में आता है। वीआरएस बेनिफिट्स में भी जो मिलते हैं आपको वो भी डिडक्शंस में आता है। ईपीएफओ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जैसे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करती है वैसे भी ईपीएफओ में जो भी कंट्रीब्यूशन करती है वो भी जो है एग्जम्पशन में आता है। एनपीएस विड्रॉल बेनिफिट्स, जब आप एनपीएस से कुछ विड्रॉल करते हैं वो भी डिडक्शंस में आता है। एजुकेशन स्कॉलरशिप, यदि किसी भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है वो भी आपके टैक्स जो है डिडक्शन में आता है। पेमेंट ऑफ अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी अवार्ड्स दिए जाते वो भी जो है डिडक्शंस में आते हैं। देखिए दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको जो है न्यू इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में डिटेल में बताने की। यदि आपको कोई भी मन में सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से इस सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।